संपूर्ण क्लास शिक्षण शास्त्र का। ये क्लास दोस्तों आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए है और आप जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है, 40 दिन बचा है। 40-45 दिन में आपको बेहतर करना है। और अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है कि हम वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो आना तो 1 नंबर का है और उसके चक्कर में हम 10-10 नंबर नहीं खराब करेंगे। साथियों, सिंपल सी बात है प्यारे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है कि आपको केवल वो प्रश्न पढ़ने हैं, वो टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से प्रश्नों के आने के चांसेस ज़्यादा रहे। तो प्रिय भाई और मेरी बहन, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जिसके आने के चांसेस प्रबल रहें। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते सेशन का। बहुत स्वागत आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कारवां यहीं से शुरू होगा। साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होती है? साथियों, आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे और मैंने कहा था उनमें जो पहला स्तर होता है वो बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर का होता है। पूर्व परंपरागत का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये बच्चा 4 साल का है और ऐसे बच्चों की नैतिकता को दोस्तों माता पिता डिसाइड करते हैं। जैसे घर में जब मेहमान आते हैं तो मिठाई लेकर ही आते हैं। तो छोटा बच्चा क्या चाहता है? 4-5 साल के बच्चे यही चाहते हैं कि ये सारी मिठाई हमको खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन माता जब डांट लगाती है कि बेटा दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तब जाकर बच्चा मानता है। तो जब बच्चे की नैतिकता को माता पिता डिसाइड करें तो दोस्तों ये होता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर बाह्य कारक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, सर जी परंपरागत स्तर कब माना जाएगा? दोस्तों, परंपरागत अवस्था का बच्चा 12 साल का होता है। तो क्वेश्चन में देखना कि बच्चे से वहाँ पे उम्मीद की होगी, आकांक्षाएं की जाती है। जब क्वेश्चन में बच्चे से कोई उम्मीद की जाए, जैसे यदि आप ईमानदार होंगे तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर का बच्चा है? तो ये परंपरागत, क्योंकि बच्चे से ईमानदार होने की साथियों उम्मीद की जा रही है। प्यारे साथी, मेरे भाई और मेरी बहन, समझ जाओ। उत्तर परंपरागत तब होगा जब बच्चा 18 साल का हो चुका है और उत्तर परंपरागत अवस्था का बच्चा दोस्तों सबकी भलाई के बारे में सोचता है। तो जाहिर सी बात है ये आपके तीनों स्तर हो गए। एक बात और साथियों, पेपर में ये भी आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी किसने निकाली? दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी निकालने वाले व्यक्ति का नाम है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने पक्षपात किया। उन्होंने महिलाओं के ऊपर अपना प्रयोग नहीं किया था, वो केवल पुरुषों पर ही अपना प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, सबको पता है कि ये सिद्धांत पावलाव का था। वो पावलाव जो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए थे, वो पावलाव दोस्तों जिन्होंने एक कुत्ते को एक मतलब जंजीर से बांध कर रखा और एक घंटी बजाते और कुत्ते को खाना देते। घंटी बजती, कुत्ते को खाना मिलता। घंटी बजती, कुत्ते को खाना मिलता। तो दोस्तों पावलाव इस बात को नोटिस कर रहे थे, क्या घंटी बजते ही खाने को लेकर कुत्ते के मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है? उन्होंने देखा जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। तो एक दिन पावलाव ने क्या किया, उन्होंने केवल घंटी बजाई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये नोटिस किया कि कुत्ते के मुंह में पानी जरूर आया। साथियों, इनके इसी प्रयोग को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। साथ ही इसी को कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान पूर्वक सुन लो, क्योंकि पेपर में गुरु यही मेन चीज है, नाम बदल जाएगा। इसी को अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, इसी को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। यही मेरा मेन वो है कि भैया मैं आपको शब्दों का ज्ञान करा दूं। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस पेपर में नाम बदल कर पूछ लेता है। इसी को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो अब एक चीज और ध्यान दो प्यारे भाई, मैंने क्या क्या बताया कि पावलाव के इस सिद्धांत को क्या क्या कहा गया? क्लासिकल कंडीशनिंग, संबंध प्रत्यावर्तन, अनुबंधन। और इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया के जनक भी यही थे दोस्तों आपके पावलाव। और भी लोगों की चर्चा कर लूं मैं, तो स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था जिनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन। थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, तो साथ ही उनके सिद्धांत का नाम था त्रुटि और प्रयास। कोहलर ने दोस्तों सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, तो उनके सिद्धांत का नाम था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समझ पाए भैया? फिर भी डाउट है तो कमेंट में लिखना।
प्यारे भाई, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का पिता कौन था? साथियों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो पिता थे प्यारे भाइयों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो पिता थे प्यारे साथी, वो थे थार्नडाइक। थार्नडाइक ने कहा कि दुनिया में 3 तरह की बुद्धियां पाई जाती हैं। साथियों, उन्होंने कहा एक होती है मूर्त बुद्धि, एक होती है अमूर्त बुद्धि और एक होता है सामाजिक बुद्धि। ये हम नहीं कहते, ये दोस्तों थार्नडाइक ने कहा था। तो पेपर में आता है कि थार्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि किसके अंदर होता है? दोस्तों, एक रेडियो बनाने वाला, एक घर बनाने वाला, एक खाना पकाने वाले। तो दोस्तों, ऐसे लोग आंख को बंद करके थोड़ी घर बना देंगे। उसको ईंटवा रखना है तो आंखियां खोल के ना देखेगा। और अमूर्त बुद्धि किसके अंदर होता है? साथियों, अमूर्त बुद्धि जो होता है वो कहानीकार में होता है, कल्पनाकार में होता है। जो चीज़ों को दिमाग में कल्पना करके करता है वो अमूर्त बुद्धि होता है। और सामाजिक बुद्धि दोस्तों, बच्चा समाज में रहकर सीखता है। तो ये 3 बुद्धियां किसकी? थार्नडाइक की। लेकिन खामोश रही अभी। अगर पेपर में आए कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तब तो उत्तर थार्नडाइक होगा। और अगर आपसे पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। इस बात को ध्यान देना। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत कहेगा तो आपका उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर। और अगर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कहेगा तो आपका उत्तर होगा दोस्तों थार्नडाइक। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको घुमा कर आऊंगा। तो आओ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने सबसे ज्यादा किस बात पे जोर दिया? देखो, उद्दीपक अनुक्रिया की बात तो थार्नडाइक ने किया था। भाई, थार्नडाइक का ये मानना था कि अगर आपके सामने रसगुल्ला होगा तो मुंह में पानी आएगा, बिल्ली के सामने रोटी का टुकड़ा होगा तो बिल्ली उछल कूद करेगी। सिंपल सी बात है। अभ्यास की बात भी थार्नडाइक ने किया, पुरस्कार की बात स्किनर ने किया। एक एक ऑप्शन समझो। जब तक आपको एक एक ऑप्शन आना ना आ जाए तब तक जान लो आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। साथियों, गेस्टाल्टवादियों ने सूझ पर जोर दिया था, उन्होंने अंतर्दृष्टि पर जोर दिया था। और आपको याद है कि यह प्रयोग कोहलर का है। कोहलर ने क्या कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान अगर पाना है तो उस समस्या का सामने से साथियों उपलब्ध होना जरूरी है। जैसे आप लोग पेपर में जाते हो, एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने जाते हो, कई बार आपको कोई सवाल नहीं आ रहा होता है तो अपने दिमाग में आप सोचते रहते हो, लेकिन साथियों अचानक आपको याद आ जाता है कि हाँ भाई, इस सवाल का उत्तर यही होगा। प्यारे साथियों, इसी को सूझ कहते हैं, इसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। अचानक किसी समस्या का समाधान आपके दिमाग में आ जाना ही साथियों सूझ कहलाता है। चाहे उसको अंतर्दृष्टि कहो, चाहे सूझ कहो, चाहे प्रकार्यवाद कहो, चाहे गेस्टाल्टवाद कहो, चाहे अवयवीवाद कहो, ये सारे सिद्धांत का नाम साथियों एक ही है। समझ गए ना? आइए साथी, अगले क्वेश्चन को देखो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। अब ये मुझसे उम्मीद ना करो कि हम चारों अवस्थाएं आपको बताएंगे, क्योंकि वो तो तुम पढ़ चुके हो। हम मेन बातें आपको बताने वाले हैं। साथियों, पियाजे के एक वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खास तौर पे एक वर्ड है इनका समायोजन, और एक वर्ड दोस्तों इनका है समावेशन। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। समायोजन और समावेशन में फर्क क्या होता है? और कई बार पेपर में ऐसे पूछेगा कि भाई साहब, समायोजन पर जोर किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पियाजे। समावेशन पर जोर किसने दिया? पियाजे। समायोजन क्या होता है दोस्तों? जैसे एक बच्चा था, एक बार एक कुत्ते को देखता है, उसके भी 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। और एक बार वो बच्चा बिल्ली को देखता है, उसके भी 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। तो बच्चा शुरू में ही कुत्ता को बिल्ली समझता था और बिल्ली को ही कुत्ता समझता था। लेकिन एक दिन बच्चे को आवाज़ सुनाई दी तो बच्चे को बहुत बुरा लगा कि अरे, ये कैसे हो सकता है, ये दोनों तो सेम ही थे। लेकिन दोस्तों, लेकिन हमने आपसे कहा साथियों, सीधी सी बात है कि जब पुरानी जानकारी में वो आवाज़ के द्वारा जो नई जानकारी मिली, जो उसने परिवर्तन किया, साथियों इसी को समायोजन कहते हैं। ठीक है? और समावेशन क्या होता है दोस्तों? समावेशन में किसी चीज़ को देखो, है वही चीज़ समावेशन भी, लेकिन समावेशन में किसी चीज़ को स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे पुराने ज़माने के लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब एक में मिलाकर खाते थे, मिक्स करके खाते थे। आज के टाइम में लोग फैशन में अलग अलग कटोरा लगाएंगे, बढ़िया ढंग से एकदम सजा के खाएंगे बाउल में। तो गुरु, इसको समावेशन कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे समाज विरोध कर सकता है लेकिन उस व्यक्ति का खुद का विरोध नहीं है।
पुराने ज़माने के पहनावे अलग थे। आज के ज़माने में आप टी-शर्ट, जीन्स कुछ भी पहनकर घूमिए। समाज का विरोध हो सकता है, लेकिन आपका खुद का विरोध नहीं होता उसे समावेशित करने में। तो समावेशन में काम वही है, लेकिन बस आपका खुद का उसमें विरोध साथियों शामिल नहीं होता है। समझे? तो ये थ्योरी समझो। और एक बात, अब इतना खर्चा हो गया, थोड़ा खर्चा और कर लो। इनका एक शब्द है स्कीमा और इनका साथियों एक शब्द है जीववाद। ये भी समझ जाओ, बस इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? साथियों, इन्होंने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो सामने वाले व्यक्ति का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, जो चेहरा है, साथियों वो आपके दिमाग में बन जाता है। इसी को साथियों स्कीमा कहते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये बात दोस्तों खुद कौन कहता है? जैसे आप लोग अभी इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, वो आपके दिमाग में साथियों बन रहा होगा। प्यारे भाइयों, इसी को कहते हैं साथी स्कीमा। जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चित्र आपके दिमाग में बन जाता है, इसी को स्कीमा कहते हैं। जीववाद क्या होता है? दोस्तों, जब बच्चा अनर्गल की बातें करे, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, तो इसी को दोस्तों कहते हैं जीववाद। जैसे एक बच्चा कहे, ये मेरा हाथी है, ये मेरे साथ खेलता है, ये आसमान में उड़ता है। अब बताइए, खिलौना कभी हाथ में आसमान में उड़ सकता है? नहीं। तो बच्चे की जो जीववादी सोच होता है, अनर्गल की बातें होता है, वो जीववाद है। तो ये दोनों शब्द दोस्तों किसके थे? पियाजे के थे। आगे, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट दोस्तों कौन है? साथियों, एरिक्सन ने कहा, सुनो पहले, एरिक एरिक्सन कौन थे साथियों? एरिक एरिक्सन दोस्तों मनोसामाजिक विकास के जनक थे। मनो सामाजिक विकास के साथियों वो जनक थे। ठीक है, कौन? एरिक एरिक्सन। उन्होंने साथियों जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की अवस्था बताई। तो उन्होंने कहा किशोरावस्था का जो सबसे बड़ा संकट होता है, वो होता है पहचान का संकट। क्योंकि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसके हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, वो पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसको पहचानें, लोग उसको जानें, लोग उसकी तारीफ करें। तो ये जो पहचान का संकट है साथियों, ये किशोरावस्था का लक्षण है। याद रखना, मनोसामाजिक विकास का जनक यही थे, एरिक एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? आसान है पर कर लो। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र दोस्तों बालक होता है, और इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा की खोज किसने किया था? रूसो ने। रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने कहा कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन एक अध्यापक स्वयं करेगा। यही दोस्तों रूसो की मुख्य लाइन थी। और यूपी टेट का एक फेवरेट बात बता दूं साथियों, रूसो ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बालक के आंख, नाक, कान ही उसके शिक्षक होते हैं। और रूसो की पुस्तक का नाम भूलिएगा नहीं, रूसो की पुस्तक का नाम है एमील। तो एमील नामक दोस्तों जो पुस्तक है, वो हमने नहीं, वो रूसो ने लिखा था। इसको दिमाग में साथियों सेट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों भाई? सिंपल जी। तो सिंपल हो गई, अरुण शुक्ला हो गए, किरण सिंह हो गए, नीरज यादव हो गए, रिंकू यादव हैं, निशांत मौर्य हैं, और हमारा प्यारा भाई है और दोस्त हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, थार्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? मैं बता देता हूं, थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। आप बताओ थार्नडाइक ने कितने गौड़ नियम दिए थे? ये बताओ। और थार्नडाइक के सिद्धांत के कितने अलग अलग नाम हैं? साथियों, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, उनके उस सिद्धांत के 5 अलग अलग नाम थे। उसी को त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत कहा गया। त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत कहा गया। उसी को संबंधवाद भी कहा गया। उसी को संयोजनवाद भी कहा गया। संयोजनवाद कहा गया। उसी को यथार्थ थ्योरी कहा गया। भैया तुम कुछ और जानो चाहे मत जानो, ये 5 नाम 4 नाम याद कर लेना, पेपर में आए। संबंधवाद के जनक कौन थे? थार्नडाइक। संयोजनवाद के जनक कौन थे? थार्नडाइक। त्रुटि व प्रयास तो रटना नहीं, वो तो आपको पता है। यथार्थ थ्योरी किसने दिया? थार्नडाइक। थार्नडाइक ने कितने गौड़ नियम दिए थे? थार्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे। बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये थार्नडाइक के 5 गौड़ नियम थे। आगे, सृजनात्मकता का दोस्तों मुख्य तत्व कौन सा होता है? बताओ दोस्तों। दोस्तों, सृजनात्मकता के जनक कौन थे? टॉरेंस। दोस्तों, सृजनात्मकता के जनक थे टॉरेंस। ठीक है, टॉरेंस ने कहा कि कुछ भी अगर नया करना है जीवन में, तो चिंतन का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है।
तो उन्होंने कहा सृजनात्मक व्यक्ति में सोच उसकी मौलिक होती है। मौलिक का मतलब ओरिजिनल सोच, लचीलापन होगा, प्रवाह होगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। अच्छा, कितने लोगों को पता है सृजनात्मकता क्या होती है? एक बार साथियों हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को पता है सृजनात्मकता क्या होती है? कमेंट करके बताओ सारे लोग। चलिए, सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ अलग करना, कुछ कर गुजरने की कोशिश होना, यही सृजनात्मकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो साथियों। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था? साथियों, बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने। आपको याद होना चाहिए, आपको लोग भटकाएंगे। देखो, बुद्धिलब्धि की खोज सबसे पहले सूत्र स्टर्न ने ही दिया था। स्टर्न ने कहा कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, यही था बुद्धिलब्धि का पहला सूत्र जो 1912 में स्टर्न लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों, अगर संशोधित फार्मूला पूछे तब इसमें 100 से बाद में गुणा करके पूरा क्रेडिट दोस्तों टर्मन ले गए। हालांकि इस उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर स्टर्न होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी काम की बात सुन लो। बुद्धि शब्द की खोज किसने किया था? बुद्धि शब्द की खोज कैटल ने किया। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? अरे, बुद्धि को सबसे पहली बार परिभाषित गाल्टन ने किया था। कौन गाल्टन? अरे, वही गाल्टन जिनको आप लोग कहते हो सुजनन शास्त्र का पिता। जी हाँ साथियों, गाल्टन ने कहा था कि बच्चा पैदा करने का अधिकार उसी को है जो समाज की प्रामाणिकता को साबित कर सके। इसीलिए पेपर में यूपी टेट में डायरेक्ट आया है कि सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? साथियों, टर्मन को कहा, सॉरी, गाल्टन को कहा जाता है। एक और बात, बुद्धि पर पहला प्रयोग किसने किया? साथियों, बिने ने किया था। अब यहां से पूछने का तरीका पेपर में बदल जाता है। ऐसे पूछेगा कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहे, चाहे बुद्धि पर पहला प्रयोग कहे, चाहे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहे, उत्तरवा बिने ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। संवेग शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? बताओ दोस्तों, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आप लोग बताओ। आदत से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रेषण से। साथियों, संवेग क्या है? प्यारे भाई देखो, ध्यान देना। संवेग का मतलब होता है आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका मुस्कुराना। अरे, यही संवेग है। तो चिल्लाना, मुस्कुराना, यही तो संवेग है। और आपकी ये जो मूल आदत हो, यही आपकी मूल आदत है। पेपर में अगर पूछे संवेग का संबंध किससे है, पूछे नहीं, पूछता ही है। संवेग का संबंध दोस्तों संज्ञान से होता है। क्यों? क्योंकि साथियों, आप कब हंसोगे, आप कब रोओगे, आप कब मुस्कुराओगे? जब कोई बात संज्ञान में आएगी। बिना कोई बात संज्ञान में आए कोई थोड़ी मुस्कुरा सकता है। तो जाहिर सी बात है, संवेग और संज्ञान भाई बहन हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो याद रखना, दोनों आपस में। अच्छा, एक सवाल और आएगा तो हम रिस्क काहे लें, वो भी आपको बता देते हैं। पेपर में साथी ये पूछता है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई? तो एक बार मेरा भाई बताएगा, मेरी बहन भी बोलेंगी और दोस्त भी बताएंगे। साथियों, संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, मैं बता दूं, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ था? इमोवेयर। इमोवेयर किसका दोस्तों? EMOVERE, इमोवेयर शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना, बाहर निकालना। ये होता है दोस्तों संवेग। ठीक है ना? हो जाएगा साथी। आगे, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही। अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है। क्या सब सही है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मन गढ़ंत क्वेश्चन नहीं लाता हूं। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या सब सही है? साथियों, सीखने का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम की 4 परिभाषा आपको याद है कि नहीं? इसका सब विकल्प सही है। साथियों, अधिगम की 4 परिभाषा आपको जल्दी से मैं रिकैप करवा देता हूं। पहला परिभाषा, गिलफोर्ड ने साथियों कहा था, साथियों गिलफोर्ड ने कहा था, सिंपल सी बात दोस्तों, चलिए साथी,
गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही साथियों अधिगम है। ये बात किसने कहा? साथियों गिलफोर्ड ने कहा था। दूसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो मैंने कहा था क्रो मतलब कौवा, और कौवा की आदत खराब होती है। तो अगर अधिगम की किसी परिभाषा में आदत लिखा हो तो पहचान जाना कि वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। और बताऊं आपको, उडवर्थ, उडवर्थ का मतलब वर्थ मतलब पैसा, पैसा मतलब ताकत, मतलब कुछ नया करोगे पैसा से। तो अगर परिभाषा में कुछ नया करने की बात की जाए तो वो परिभाषा दोस्तों उडवर्थ की है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक। परिपक्वता तो पियाजे कहते हैं, जैविक कारक पियाजे कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? साथियों बताओ, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का आधार क्या होता है? सबको पता है, मैं टाइम आपका नहीं खराब करूंगा, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। जैसे यम के ओ क्या है और यम के ओ का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, यम के ओ सिद्धांत वाइगोत्स्की का ही है। और यम के ओ का मतलब क्या होता है? यम के ओ का मतलब होता है दोस्तों मोर नॉलेजेबल अदर्स। अर्थात दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। अर्थात हर व्यक्ति उसी से सीखना पसंद करता है साथियों जिसके पास उससे ज्यादा ज्ञान हो। यही था दोस्तों यम के ओ। इसके अलावा जैसे जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की। स्केप फोल्डिंग किसने दिया? वाइगोत्स्की। पाड़ या मचान का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की। समझ पा रहे हो साथियों? आगे चलिए साथियों, ये सूचना उनके लिए है जो लोग यूपी टेट बेसिक से कवर करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या और जाएं तो कहां जाएं। क्या करें सर जी, वक्त नहीं है, कैसे तैयारी करें? प्यारे भाइयों, यूपी टेट पास करने के लिए दो गलती कभी मत करना। कभी भी कोई बैच मत खरीदना जहां पे आपको 5 घंटे 7 घंटे क्लास करना पड़े। अरे 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे? ये गलती ना करना। गलती नंबर 2, किताबों के पीछे मत भागना। किताबों में इतने पन्ने होंगे कि पागल बन जाओगे आप। लोग आपका पागल बनाते हैं। लोग कहते हैं इतना हजारों पन्ने किताब पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे हजारों पन्ने पढ़ना होता तो आप ही थे। सीधी सी बात है। समझदार बनिए, आप खुद समझदार हैं, आप अध्यापक हैं। यूपी टेट का पैटर्न क्या है 2011 से लेकर 22 तक, एक बार मैच कर लो कि वो 90% टॉपिक कौन सा है जो बार बार पेपर में आता है। उन्हीं टॉपिक को पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो जो आना तो 1 नंबर का है, उसके चक्कर में 10-10 नंबर खराब कर रहे हो। साथियों, इसी समस्या का समाधान के लिए मैं आपको दे रहा हूं ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूं जिससे आपका टाइम खराब ना हो। इसमें पूरा सिलेबस कवर है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब कुछ इसके अंदर है। इसे पढ़ने के बाद ना किताब की जरूरत, ना वीडियो, ना बैच। ऑलरेडी हमने इसमें 105 110 नंबर का काम कर दिया है। सवाल है साथी आपको कैसे मिलेगा? नीचे आपको दोस्तों नंबर दिख रहा होगा 9653050981 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? दोस्तों व्यक्तित्व, वही व्यक्तित्व जिसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं। माता पिता करेंगे, वातावरण करेंगे, मुझे लगता है सब करेगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ध्यानपूर्वक बताना। ये बताओ कि संबंधवाद का जनक कौन था? संबंधवाद का जनक कौन था? और संयोजनवाद के जनक कौन थे? संयोजनवाद के जनक कौन थे? और यसार थ्योरी किसने दी? और अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? बंध का सिद्धांत। साथियों मैं आपको बताता हूं। आपको पता है थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। वो बिल्ली जो बार बार अपने पंजे से पिजड़े में खटके पर चोट कर रही थी, लेकिन अब बिल्ली को क्या पता कहां पे चोट करने में पिजड़ा खुल जाए। लेकिन बार बार त्रुटि व प्रयास करने की वजह से एक बार संयोग बस बिल्ली का पैर सही जगह खटके पर लगता है, संयोग बस लगा, इसीलिए इनके इस त्रुटि व प्रयास को संयोजनवाद नाम दिया गया। और चूंकि बिल्ली के पैर और खटके में बार बार चोट हुआ तो पैर और खटके में एक संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए दोस्तों इनके सिद्धांत को संबंधवाद कहा गया। तो पेपर में याद रखना, वो त्रुटि और प्रयास करके कभी नहीं पूछेगा। मैं फिर बता रहा हूं, वो नाम बदल देगा। तो अगर कभी भी पूछे संबंधवाद के जनक कौन है,
संयोजनवाद के जनक कौन है, यसार थ्योरी किसने दिया, अधिगम का बंध किसने दिया। तो इन सब का उत्तर दोस्तों थार्नडाइक ही होगा, अलग से कुछ ना करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किस पे हुआ था। साथियों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था चिंपैंजी के ऊपर कोहलर ने किया था। आप सबको पता होगा वो कोहलर जिन्होंने कहा कि वो चिंपैंजी जिसको हम एक कमरे के अंदर ले गए और कमरे के अंदर जहां पे पंखा लटका था वहां मैंने केले का गुच्छा लटका दिया। अब चिंपैंजी बार बार उछल कूद तो की, पूरी कोशिश की पाने की, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन चिंपैंजी का ध्यान अचानक कमरे में पड़ी हुई एक छड़ी पर जाता है और छड़ी को हाथ में लेकर वो कूद कर मारती है और केले का गुच्छा नीचे गिर जाता है। तो यानी सूझ किसको आया, उस चिंपैंजी को। कोहलर ने क्या साबित किया, कोहलर ने बस यही बात कहा कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए उस समस्या का समग्र रूप से सामने उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा गया। फिर सुन लो, पेपर में जो तुम सोच रहे हो कि अंतर्दृष्टि कह देगा, सूझ कह देगा, वो नहीं कहेगा। वो वह नाम लेगा जो तुमको नहीं पता है। वो कह देगा समग्रवाद के जनक कौन है, अवयवीवाद के जनक कौन है, प्रकारवाद के जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है। फिर तुम ढूंढते रहो। अब जिसको पता है कि अंतर्दृष्टि